पैरालंपिक चैंपियन देवेंद्र झाझरिया, जिन्हें पद्म भूषण, पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, उनके साथ हम बातचीत करेंगे और समझेंगे वो कौन सा मंत्र होता है जो एकदम अंधेरे में भी उम्मीद की सबसे ऊंची लौ को जलाए रखता है। और उनके साथ इस सेशन को करने वाली हैं मेरी सहयोगी, जो कि सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर और एंकर हैं टीवी 9 भारतवर्ष में। एक बहुत फ्रूटफुल सेशन अब आगे आप देखने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास मंच पर देवेंद्र जी। और जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा, आपके सफर को चंद शब्दों में हम नहीं समेट कर यहाँ पर बयां कर सकते, इसलिए मैं चाहूंगी कि अपने सफर के बारे में आप खुद ही बताएं कि कितना चुनौतीपूर्ण रहा और कैसे हर चुनौती का आपने सामना किया। मेरे ख्याल से चुनौती ना हो तो लाइफ ही नहीं है, और चुनौती को स्वीकार करनी चाहिए। और आज का जो ये अवार्ड प्रोग्राम है, काफ़ी उद्यमियों को सम्मानित किया है, तो सबसे पहले उनको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई, और मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बात चैलेंज से आपने शुरू की, तो मेरे तो बचपन में ही चैलेंज शुरू हो गया था। जब 8 साल की उम्र में एक हादसा हुआ और बिजली का करंट लगने से मुझे लेफ्ट हैंड गंवाना पड़ा। बड़ा मुश्किल दौर था वो। मुझे आज भी याद है, जब मैं वापस हॉस्पिटल से आया, तो जब मैं निकलने लग गया हॉस्पिटल से, तो मेरे पापा जी को डॉक्टर ने कहा कि ये लड़का पूरी जिंदगी में अपनी दुबला पतला रहेगा, कुछ ज़्यादा नहीं कर पाएगा। तो कहीं न कहीं मैंने साइंस को भी चैलेंज किया, और उस एज में भी मैंने, आज भी याद है, कभी हिम्मत नहीं आ रही। मैंने एक ही सोचा मेरी लाइफ में कि अच्छा होगा, मेहनत करेंगे। बिल्कुल, आपने साइंस को भी चैलेंज किया, आपने हर उस इंसान को चैलेंज किया जिसने आप पर सवाल उठाए। जो शख्सियत इस वक्त आप मेरे साथ मंच पर देख रहे हैं, पद्म भूषण से सम्मानित हैं, पद्मश्री से सम्मानित हैं, और इसीलिए आज इस सफर को इस मंच के जरिए डेयर टू ड्रीम कहते हुए उस सफर को जानना हमारे लिए जरूरी इसलिए हो गया देवेंद्र, क्योंकि मैं जानती हूं कि बहुत से लोग आपकी दुनिया में ऐसे जुड़े जिन्होंने आपको आपकी कमजोरी याद दिलाई। उसे कैसे आप पार कर पाए? बिल्कुल, इंडिया जैसी कंट्री में गेम करना ही चैलेंज है, और गेम से ही आगे डिफरेंटली एबल बच्चे हैं, गेम करना तो बहुत बड़ा चैलेंज था। ग्रामीण परिवेश से, तो मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता था, तो वहाँ पे कोई फैसिलिटी तो थी नहीं। ऐसा नहीं था कि टेनिस कोर्ट है, खेल लें, स्विमिंग पूल है, यहाँ तैर लें। हमारे ले दे के 4 इवेंट होते थे, कबड्डी, कुश्ती और एथलेटिक्स। तो मैंने एक दिन सोचा कि मुझे एथलेटिक्स करना चाहिए, जेवलिन थ्रो। तो मैं डेली बच्चों को देखता था। इंटरवल में मैं गया और मैंने कहा मैं जेवलिन थ्रो करूँगा, और जब मैंने उठा के ऐसे फेंका तो सभी ने मजाक उड़ाई। तो मैंने देखा चारों तरफ की, मेरी तरफ क्यों हंस रहे हैं, अच्छा कर दिया या बुरा, मेरी यही समझ में नहीं आया। तो फिर उन्होंने कहा कि आपका भाई या क्या काम है, क्लासरूम में जाइए, पढ़िए और एक सरकारी नौकरी पकड़िए और जिंदगी जीना है आपको। तो मतलब मेरी लाइफ वहीं तय कर दी उन लोगों ने। तो मैंने कहा क्यों भाई, मैं क्यों नहीं कर सकता गेम। पर कहीं ना कहीं उस टाइम मेरे को टीचरों ने भी साथ नहीं दिया। मेरे अंदर एक ये था कि मुझे करना चाहिए, और उस चैलेंज को कहीं ना कहीं मैंने स्वीकार किया। तो मैं घर पे आया, तो मैंने लकड़ी का भाला बना के ट्रेनिंग शुरू की। मैंने कहा स्कूल में नहीं फेंकने दिया तो क्या हुआ, घर पे तो फेंकूंगा। जब मैंने शुरुआत की वहां से, और एक ट्रायल थे हमारे कि आगे खेलने जाना, उन बच्चों के ट्रायल लेंगे, तो उस ट्रायल में मैं लकड़ी के भाला से ट्रेनिंग करके फर्स्ट आ गया। फर्स्ट आ गया तो मुझे अच्छा लगा कि भाई मैं सबसे अच्छा, जब दोनों हाथ इन बच्चों के हैं तो उनसे भी मैं आगे फेंका है, हौसला भी मिला मुझे। और इस दौर में यदि कोई सबसे बड़ा मेरा सहयोग मिला मुझे, तो मेरे मम्मी पापा से मिला। उन्होंने मुझे कभी मना नहीं किया कि आपको नहीं खेलना है। उन्होंने कहा बेटे अच्छा लगता है तेरे को खेलना? मैंने कहा बहुत अच्छा लगता है। बोल खेलना चाहिए, खेल, कोई दिक्कत नहीं है।
तो फिर मैंने डिस्ट्रिक्ट का चैंपियन बना, मैं वहीं से जा करके। और जब मैं डिस्ट्रिक्ट का चैंपियन बना ना, तो मैंने 3 ओलंपिक मेडल लिए, उनमें मुझे इतनी खुशी नहीं मिली जितनी मुझे डिस्ट्रिक्ट में मिली। और आज यही वजह है कि आपके इस सफर को देखते हुए हमने ये नाम दिया है द हैंड ऑफ गोल्ड। और वो आपका पहला पड़ाव था, वो पहली जीत, एक ऐसा मुकाम था जब आपने डेयर करा ड्रीम करने का। और मैं बता दूं, उम्र को लेकर भी कई सवाल उठाए गए, 40 पार कर चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके यकीन मानिए ये खुद अपने ही रिकॉर्ड तोड़ते आ रहे हैं। कैसे उस मनोबल को आपने कायम रखा? नहीं, ये तो बार बार आप ही मुझे याद दिला रहे हो कि आप 40 पार हो गए हो। मैंने कभी महसूस ही नहीं किया है मेरी जिंदगी में। और जो मेरी ट्रेनिंग रहती है वो 20, 22, 21 इस एज के लड़कों से ज़्यादातर ट्रेनिंग होती है और उनसे अच्छा बेस्ट करता हूँ। एक्चुअली मेरा ये मानना है कि आपकी जो फिजिकली चैलेंज है, आप चाहे उसे एज फैक्टर कहो या कुछ भी कहो, डीजनरेट भी कहते हैं, मैं नहीं मानता इनको। कहीं ना कहीं आपका जो न्यूरल सिस्टम है उनको आप बार बार अडेप्टेशन मोड पे डाल दो कि आप बूढ़े नहीं होगे, आप फिट हो तो आप फिट रहोगे। मैं उसी लेवल पे चल रहा हूँ। टोक्यो जाने से पहले की बात थी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरे से बात की तो उन्होंने कहा देवेंद्र सबसे ज़्यादा प्रेशर आप पे डालते हैं लोग, और वो इसलिए डालते हैं कि आप तो बोल मेडल लेके ही आओगे। ओलंपिक है भाई, कोई गाँव की प्रतियोगिता थोड़ी है ना। तो मैंने कहा सर ऐसा नहीं है, लोगों को मेरे से काफ़ी उम्मीदें रहती है हमेशा, और इसलिए वो लोग बोलते हैं। लेकिन मैं हमेशा ये प्रयास करता हूँ कि मैं मेरे देश के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेडल जीत सकूँ और इस देश का मान सम्मान दुनिया के सबसे ऊपर मैं लेकर के जाऊँ। मेरी ये कोशिश रहती है। उस कोशिश में मैं कितना कामयाब होता हूँ वो तो मेरे को पता नहीं, पर मैं कोशिश जरूर करूँगा। तो यही रहा कि बड़ा लंबा सफ़र रहा, याद ही नहीं रहा। और कॉलेज टाइम की बात को याद करते ही 40 पार हो गया, तुरंत पता ही नहीं चला। और अभी 2022 में जब मैंने वर्ल्ड एथलेटिक्स ग्रां प्री में अभी मेडल जीता तो मुझे पता चला कि मेरे को 20 साल हो गए इंटरनेशनल लेवल पे मेडल जीतते हुए। बिल्कुल, और मैं इसी के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाना चाहती थी, क्योंकि एक जर्नलिस्ट और एक न्यूज एंकर होने के नाते जब जब आपको अवार्ड मिला हमने आपकी चर्चा की। एथेंस के बाद लंबा इंतजार हुआ, उसकी चर्चा भी जरूर हुई, लेकिन इस बीच जब आप प्रधानमंत्री से मिले थे, खासकर वो मुलाकात, क्या उसमें भी इस बात का कहीं जिक्र था कि आपके सफर में एक डर के साथ आप जिए और उस डर को ही आप अपने मनोबल की सबसे बड़ी ताकत बना पाए? बिल्कुल। मैं सबसे अच्छी बात मैं ये मानता हूँ कि जिंदगी में जो मैंने संघर्ष किया और उसमें मुझे खुशी है कि मिस कुछ नहीं हुआ, पूरा ही संघर्ष किया। क्योंकि किसान फैमिली में जन्म लिया, सरकारी स्कूल में पढ़ा, लकड़ी का भाला फेंका, उससे लेकर के आज आप ताज होटल में बुला रहे हो तो मेरे लिए तो पूरी ड्रीम हो गई है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी से जब मैं रियो पैरालंपिक्स में जब मैं देश के लिए व्यक्तिगत सफलता में डबल गोल्ड मेडल जीतने वाला पहला खिलाड़ी बना, और जब हमारा स्वागत किया कि प्रधानमंत्री जी ने मुझसे पूछा कि देवेंद्र बहुत अच्छा खेले आप, आपका मैच भी देखा मैंने और बड़े हौसले से खेले। 35 वर्ष एज थी उस टाइम मेरी। तो उन्होंने कहा कि मैं कहा सर थैंक यू, आपने हमें इतना फैसिलिटी दी, जो भी आपने सुविधाएं दी, और कहीं न कहीं आपने हमें हौसला भी दिया। उस टाइम उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि ये विकलांग नहीं, ये दिव्यांग है। तो वो हमें बहुत बड़ा हौसला मिला था उस टाइम। तो उन्होंने कहा कि देवेंद्र आपने एक राह दिखाई है हिंदुस्तान के एथलीट को कि हिंदुस्तान का एथलीट गोल्ड मेडल ही नहीं डबल गोल्ड मेडल भी जीत सकता है। बिल्कुल। लेकिन इस बीच जिस राह पर आज चले हैं आप, अभी तक चले हैं, उस राह को इस मंच के जरिए हम उन तमाम दिग्गजों के सामने रख रहे हैं जिनके विजन की बदौलत आज हम डेयर टू ड्रीम को लेकर जिक्र कर रहे हैं। ये तमाम एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस लीडर्स आपको सुन रहे हैं यहाँ पर। देवेंद्र, इनसे आप कुछ खास कहना चाहेंगे? क्योंकि जब इनका पैसा भी लगता है तो डर इनको भी लगता है, और आपका जो डर आपके लिए आज तक सबसे बड़ी चुनौती था, उसी को आपने अपने साथ अपनी ताकत बनाया। कैसे?
कोई भी बिजनेस होता है मेरे ख्याल से, हाँ। उसमें सबसे पहले या कोई भी फील्ड हो उसमें पैसेंस बहुत जरूरी होता है। और खेल की दुनिया या बिजनेस की दुनिया में आप हर दिन आपके लिए नया होता है एक, और उस नए दिन में आपको ढलना होता है, सीखना होता है और आगे बढ़ना होता है। और कहीं न कहीं मैं ये मानता हूँ कि शायद ज़्यादातर यहाँ लघु या मध्यम जो उद्यमी हैं वो ज़्यादा हैं। तो देश में सबसे बड़ा जो रोजगार का काम करते हैं, रोजगार देने का काम करते हैं, वो यही लोग करते हैं। रियल हीरो यही लोग हैं। राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर एवरीवन हु इज और अवेलेबल। इसमें मैं एक दो बातें और जोड़ना चाहता हूं कि आप भी हमारी तरह ही हो। जैसे हम ओलंपिक में या छोटे इवेंट में कभी मेडल जीतते हैं तो अखबार के 5वें पन्ने पे हमारी छोटी सी चर्चा आती है। तो कहीं न कहीं वर्ल्ड वाइड आपका इतना बड़ा नाम नहीं होता हमारी तरह से, लेकिन रियल हीरो देखा जाए तो इस देश के आप हो। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात बोली थी, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। तो कहीं न कहीं जब मेड इन इंडिया या मेक इन इंडिया को हमें सक्सेस करना है तो लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, इन उद्योगों को काफी ध्यान देना होगा। और खास करके मैं ग्रामीण परिवेश से हूं, जब तक उद्योग ग्राम क्षेत्र में या ग्रामीण क्षेत्र में नहीं पहुंचेंगे तब तक हम 2047 में जो विकसित भारत का हम सपना देख रहे हैं तब तक नहीं होगा, तब तक हम ग्रामीण परिवेश में नहीं पहुंचेंगे। और ये वो लोग हैं जो ग्रामीण परिवेश में भी अपनी एंट्री करेंगे और देश के लिए इनका एक बहुत बड़ा योगदान होगा। मैं सभी को एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। बिल्कुल। और जिस 2047 के विजन की आप यहाँ पर बात कर रहे हैं ना, मुझे लगता है कि आज इन्हीं की बदौलत एक बड़ा बदलाव हम ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ हर उस स्टेट में देख रहे हैं जहां पर खेल को सबसे ज्यादा इनकरेज किया जाता है। और यही वजह है कि आज हम एथलीट्स की बात करते हैं, स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज की बात करते हैं, तो वो हमारे लिए अपनी फिटनेस को लेकर तो एक आइकन जरूर बनते हैं, लेकिन उनकी अचीवमेंट्स और जिस तरीके से इंटरनेशनली उन्होंने अपना नाम एक क्लेम किया जाता है, इसकी शुरुआत भी आप ही नहीं करी है। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता था कि जो मेरी सफ़र था और मैं उतार चढ़ाव की बात करता था 2004 के अंदर, जब मैं जा रहा था खेलने एथेंस पैरालंपिक्स में, और तो उस टाइम में मेरी आदत एक ऐसी है कि ट्रैक पैंट और टी शर्ट में जाता हूँ मैं, कि कंफर्टेबल रहूँ, मुझे कोई कैसा देखे वो मेरे मायने नहीं रखता मैं। तो मेरे एथलीट साथी ने कहा कि कम से कम आपको इंडिया किट में होना चाहिए था, लोग जानते एयरपोर्ट पे जा रहे हो आप। तो मैंने उनसे एक बात कही कि हो सकता है मेरे को अब कोई ना पहचाने, लेकिन जब मैं खेल के वापस आऊंगा तब मेरे को सब वो पहचाने। पहचान थी इंडिया का ब्लेजर। हाँ, तो फिर मैं इंडिया का ब्लेजर पहन के गोल्ड मेडल लेकर के आया तो लोगों ने जाना मुझे। और मैं स्ट्रगल की बात यहाँ एक और करना चाहता हूँ कि सच ये था कि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं भाला लेकर के जेवलिन की ट्रेनिंग कर लूं। कहीं से मुझे स्पॉन्सरशिप, छोटी मोटी हेल्प मिली इधर से, फिर मैंने शुरुआत की एक। और मेरा देखो चैलेंज आगे फिर 2008 में मेरा ओलंपिक में इवेंट नहीं आया, फिर मेरा 12 में नहीं आया। तो 12 में नहीं आया जब मैंने 10 में प्लानिंग की कि अब मेरे को छोड़ देना चाहिए। और मेरी वाइफ उस टाइम गेम करती थी नेशनल लेवल पे कबड्डी, तो मैंने कहा मैं आपको प्रमोट करूंगा। तो कहीं ना कहीं आपने 2010 में सोचा था? 10 में, क्योंकि मेरा 12 में इवेंट नहीं आया, तो फिर हमने प्लान बनाया। वाइफ ने कहा मुझे कि नहीं, आप 16 तक भी खेल सकते हो। तो मैंने कहा 16 बहुत दूर है, 6 साल है, 35 साल उम्र हो जाएगी। बोल नहीं नहीं, आपका जो मेहनत करने की जो तरीका है, आप सोचते हो स्पोर्ट्स के बारे में, मुझे उम्मीद है, मैं भी एक प्लेयर हूँ। तो मैंने कहा चल मैं कोशिश करता हूँ। और 12 में मेरा इवेंट डिक्लेयर हो गया था कि रियो पैरालंपिक में जेवलिन थ्रो आएगा इंडिया की तरफ से, देवेंद्र की होप है, ऐसा मीडिया ने भी लिखा उस टाइम। तो मैंने ट्रेनिंग शुरू की और फिर मैं 2013 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल से एक अच्छी शुरुआत की देश के लिए, और पहला वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लेने वाला पहला खिलाड़ी बना, और लगातार ट्रेनिंग करता रहा। तो जब रियो की बात आई तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे कहा था कि क्या आप रियो में भाग लोगे, बहुत क्लोज फ्रेंड था। तेरा डाउट के साथ सवाल किया गया था, मैं जानती हूँ, डाउट के साथ किया गया था, तब भी उम्र का सवाल था। तो मैंने कहा आप क्या बात करते हो, मैं रियो में भाग नहीं लूंगा, मैं गोल्ड मेडल दूंगा, देखना आप।
तो जब मैंने गोल्ड मेडल वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ जीता तब मुझे वो बात याद आई। तो इससे एक छोटी सी सीख ये भी मिलती है कि कभी कभी पत्नी की बात भी मान लेनी चाहिए। ये यदि छोटी नहीं मानता बहुत था मैं बड़ी तो सीख है। बहुत जरूरी है वो। तो उसके बाद फिर 16 में मुझे मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता। फिर 17 में मैं ट्रेनिंग शुरू की, थोड़ी सी इंजरी हो गई थी मेरे बहुत ज़्यादा 18 में। फिर मैंने कहा अब तो शायद ही हो पाए। फिर वाइफ ने वही कहा नहीं कर सकते हो 2020 में आप आराम से। फिर 2020 में जो दौर देखा आप लोगों ने, मैंने देखा वो दौर कोविड वाला। तो कोविड की वजह से हमारा 1 साल टूर्नामेंट पोस्टपोन्ड हुआ। लेकिन उस दौर में जो संघर्ष किया जिन लोगों ने, आप लोगों ने शायद हमसे ज़्यादा संघर्ष किया उसमें। मैं कैंपस से 9 महीने बाहर नहीं निकला था ट्रेनिंग करते टाइम। मैं घर परिवार से किसी से नहीं मिल पाया था। वो बहुत बुरा दौर था हमारे लिए, और मेरे ख्याल से उतना ही आप लोगों के लिए भी बुरा था वो दौर। वो निकल चुका है और अच्छा रहा कि टोक्यो में मैंने फिर सिल्वर मेडल के साथ हैट्रिक लगाने वाला मैं देश का पहला खिलाड़ी बना ओलंपिक्स में। ये देखिए एक ऐसी शख्सियत को आप सुन रहे हैं जो 2010 में गिव अप करने वाले थे, और 2022 के आज के इस दौर में इस मंच पर हम ये जान रहे हैं कि कैसे इन्होंने अपने खुद के रिकॉर्ड्स को तोड़ा है। देवेंद्र जी, बहुत इंस्पायरिंग है आपका ये सफर। आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सभी सुनने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक अपील भी करना चाहता था मैं एज ए खिलाड़ी के तौर पे, क्योंकि यहाँ सभी इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं। आप मेरे ख्याल से खेल को, हिंदुस्तान के स्पोर्ट्स को आप भी एक अच्छी तरीके से प्रमोट कर सकते हो। आप जो CSR फंड जो देते हैं, आप लगाते हैं जहाँ कहीं भी, उसमें एक छोटा सा पार्ट स्पोर्ट्स का जरूर रखें आप लोग। मैं आप लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ। सर, मैं एक सवाल आपसे ज़रूर पूछना चाहता हूँ। जनरली हर तरह के एस्पेक्ट के बारे में तमाम जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, आपने तो बहुत बड़ी सक्सेस हासिल की है, वो बातें करते हैं लेकिन एक बात जनरली नहीं हो पाती है। कहते हैं कि अगर आप अपनी डिश को अलाइन कर दो सुपर पावर के साथ, तो आप कैसी भी स्थिति में हो आपको ताकत मिलने लगती है। आप स्पिरिचुअली कैसे खुद को अलाइन करते हैं, वो एंगल ज़रूर बताइए आप। सबसे पहले ये होता है कि देखो, कहीं ना कहीं आप कोई भी मिशन में लगते हो तो मैं ये मानता हूं कि मैं प्रयास करूंगा। पहला मेरा यही रहता है, हमेशा प्रयास करूंगा और अपने आप पे मैं भरोसा करूंगा कि मैं कर सकता हूं। 2 चीजें लेके चलता हूं, बाकी तो अपने आप राहें बनती जाती हैं, लोगों का साथ मिलता जाता है, हौसला मिलता जाता है। बस अपने आप पे विश्वास रखना जरूरी है। बिल्कुल, इसीलिए दिनेश मैंने ये शुरुआत की थी। ये एक ऐसी शख्सियत है जिनकी तमाम चुनौतियां उनको सफलता के और करीब लेती गई, क्योंकि इन्होंने कभी प्रयास करना नहीं छोड़ा। आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।